आज हम पढ़ेंगे हिंदी का चैप्टर नंबर 2 दोपहर का भोजन क्लास 11 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप देख रहे हैं एजे एजुकेशन वर्ल्ड। मैं हूं आपका दोस्त अनुज। करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। सिद्धेश्वरी ने अपने बड़े बेटे रामचंद्र से मंझेले बेटे मोहन के बारे में क्यों झूठ बोला। कि हम अब सिद्धेश्वरी चैप्टर की बात करें जिसमें उनने ये पूछ रहे हैं कि उसके जो बड़े बेटे था उसके बारे में, जो उसका बड़ा बेटा था उनने अपने छोटे बेटे के बारे में झूठ क्यों बोला। अब ये बताना है। तो सिद्धेश्वरी गरीबी से जूझ रही थी। किससे? गरीबी से जूझ रही थी वो, और अपने परिवार को एक रखना चाहती थी और परिवार को भी एक रखना चाहती थी। एक तो वह गरीबी से जूझ रही थी और परिवार को एक रखना चाहती थी। इसी कारण उसे अपने बड़े बेटे रामचंद्र से मंझेले बेटे मोहन के बारे में झूठ बोलना पड़ा। इसलिए उनने क्या करा, अपने बड़े बेटे से अपने छोटे बेटे के बारे में झूठ बोला। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके अनुसार सिद्धेश्वरी के झूठ 100 सत्यों से भारी क्यों है। अब हमें सिद्धेश्वरी के झूठ को 100 सत्यों से भारी क्यों है ये बताना है। अपने शब्दों में उत्तर दीजिए कि सिद्धेश्वरी भले ही कई झूठ बोलती हो, कि सिद्धेश्वरी ने भले ही कई झूठ बोले हो, लेकिन उसका झूठ किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं है, कि उसके झूठ ने कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया, अपितु वह तो झूठ का सहारा अपने परिवार को एक रखने के लिए लेती है। कि वो झूठ क्यों बोलती है? क्योंकि उसे अपने परिवार को एक रखना है, कि वो अपने परिवार को एक रखना चाहती है, इसलिए वो झूठ का सहारा लेती है। इसलिए सिद्धेश्वरी के झूठ 100 सत्यों के से भी भारी हैं। इसलिए क्या कहा गया है कि सिद्धेश्वरी के जो झूठ हैं वो 100 सत्यों से भारी हैं। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी के उस प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिसे गरीबी की व्यवस्था झलकती है। अब हमें इस कहानी में जो गरीबी की व्यवस्था झलक रही ना, जिस प्रसंगों से, उसकी विशेषता को दर्शाना है या उसकी झलक को बताना है कि वो क्या क्या थी। वैसे तो पूरी कहानी ही गरीबी की व्यवस्था को उभारती प्रतीत होती है, कि पूरी कहानी में क्या है, गरीबी की व्यवस्था ही है। लेकिन इस दृष्टि से कई प्रसंग अत्यंत महत्वपूर्ण भी हैं, और अगर देखा जाए तो इस दृष्टि से और भी प्रसंग महत्वपूर्ण है जिन्हें हम लिख सकते हैं। तो सिद्धेश्वरी का अपने पति और लड़कों को भोजन कराना, कि जब सिद्धेश्वरी अपने पति और लड़कों को भोजन कराती है तो गरीबी के कारण आधा पेट भर भोजन ही करते हैं। तो वो क्या करते हैं, आधा पेट भर ही भोजन करते हैं। वो अब पूरा पेट भर के भोजन नहीं खाते, खाली थोड़ा थोड़ा भोजन खाते ताकि दूसरों को भी मिल सके। मुंशी जी फटे पुराने कपड़े पहनने दिखाई गए हैं। जो उनके मुंशी जी हैं सिद्धेश्वरी के पति, वो कैसे कपड़े, फटे कपड़े पहनाए दिखाए गए हैं। सिद्धेश्वरी मात्र आधी रोटी खाकर और पानी पीकर काम चलाती है। सिद्धेश्वरी खाली आधी रोटी खाती है और पानी पीकर ही काम चलाती है। सारा घर मक्खियों से भिन भिन कर रहा है। आंगन पर एक गंदी साड़ी टंगी थी, तो और सारा घर में मक्खी भिनभिना रही हैं। आंगन में एक गंदी साड़ी टंगी थी जिसमें कई पैबंद लगे हुए थे, मतलब वो फटी हुई थी, पैबंद लगे हुए थे उस पर। इस प्रकार प्रसंगों से गरीबी की व्यवस्था झलकती है। इससे क्या होता है कि इसमें गरीबी की व्यवस्था झलक रही है। पूरे में इन पूरे प्रसंगों में गरीबी के बारे में ही बता रखा है। तो एक बार और समझते हैं, सिद्धेश्वरी ने क्या करा। अब जो उसके पति थे, पति और लड़के भोजन जब करने आते थे वो आधा भरपेट ही भोजन करके जाते थे। मुंशी फटे पुराने कपड़ों में दिखाई दिए हैं। मात्र आधी रोटी खाकर ही सिद्धेश्वरी और पानी पीकर ही अपना काम चलाती है। घर में मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। गंदी साड़ी टंगी हुई है जिसमें पैबंद लगे हुए हैं, और यही गरीबी की झलक दिखाते हैं। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोपहर का भोजन शीर्षक किस दृष्टिकोण से परिपूर्ण सार्थक है। कि हमें इसके जो दोपहर का भोजन शीर्षक है उसको बताना है कि वो सही है या इसके अलावा कोई और शीर्षक रखा जाना चाहिए था। तो दोपहर का भोजन गरीबी से जूझ रहे एक ऐसे मध्यवर्गीय परिवार की कहानी है। कि जो दोपहर का भोजन है वो मध्यवर्गीय परिवार की एक कहानी है जिसे भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता। जिन परिवार को क्या होता है, भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता। इस कहानी में समाज में व्याप्त गरीबी को चिन्हित किया गया है। इसमें क्या है कि जो समाज में गरीबी है ना उसको दर्शाया गया है।
मुंशी जी के पूरे परिवार का संघर्ष भावी उम्मीद पर टिका है, कि जो उनके पूरे परिवार का जो संघर्ष है वो उम्मीद पर ही चल रहा है। सिद्धेश्वरी गरीबी में पूरी परिवार को जोड़े ही नहीं रखती, बल्कि गरीबी से एहसास को मुखर नहीं होने देती, कि वो गरीबी में परिवार को जोड़े ही नहीं लगती, बल्कि उन्हें गरीबी का एहसास ही नहीं होने देती। सिद्धेश्वरी ऐसा कार्य कर रही है जिससे वो उन्हें यही एहसास नहीं होने देती कि हमारे यहाँ पे गरीबी भी है। पिता की नौकरी हट चुकी है, कि उनके जो पिता हैं उनकी नौकरी हट चुकी है, वे छोटी मोटी नौकरी की खोज में हैं। एवं बेटे प्रफुल्ल रीडिंग का काम करता है, कि जो उनके पिता हैं वो छोटी मोटी नौकरी के खोज में है, और बेटा जो प्रफुल्ल है वो रीडिंग का काम करता है। एक बेटा प्राइवेट इंटर कर रहा है, और एक बेटा इंटर कर रहा है, और एक बीमार है। एक क्या है, बीमार पड़ा है। गृहस्थी किसी तरह खिंच रही है, गृहस्थी किसी न किसी तरह खिंच रही है। अमरकांत से दोपहर के खाने से समय पूरी कहानी को रसोई में केंद्रित किया है, कि अमरकांत जो लेखक हैं उन्होंने पूरी कहानी को दोपहर के भोजन और रसोई घर में ही केंद्रित किया है। पूरी कहानी रसोई घर और दोपहर के भोजन पर ही बनाई है। एक ही स्थिति का बार बार दोहराव कहानी में मुंशी विडम्बना को भी प्रखर बनाता है, कि एक ही स्थिति को बार बार बताना भी कहानी में मुंशी की विडम्बना को दिखा रहा है। खाते समय सिद्धेश्वरी मुंशी जी रामचंद्र और मोहन के संवाद के माध्यम से घर की भूख का निर्मम सत्य उजागर होता है, कि इसमें क्या बताएं कि जब खाते समय ना निर्मम सत्य उजागर होता है। निर्मम सत्य कैसा, कि ये जब खाना खाने आते हैं तो आधा पेट ही खाना खाकर जाते हैं, तथा जब सिद्धेश्वरी खाना खाती है तो आधी रोटी और पानी पीकर ही अपना काम चला लेती है। यह निर्ममता कहानी के दोपहर का भोजन में भी व्यंग्य के रूप में मुखरित हुई है, कि ये जो निर्ममता है ये कहानी में दोपहर के भोजन में भी व्यंग्य के रूप में मुख्यात हुई है। अतः इस कहानी का शीर्षक पूर्णतः सार्थक है। जो इस कहानी में शीर्षक दे रखा है वो दोपहर का भोजन वो एकदम सही दे रखा है। रामचंद्र, मोहन और मुंशी जी खाते समय रोटी ना लेने के लिए बहाने करते हैं, उनमें कैसे व्यवस्था है, स्पष्ट कीजिए। आप हमें जब वो रोटी लेते समय बहाने बनाते हैं ना, उसमें जो व्यवस्था आ रही है उसको स्पष्ट करना है। आइए देखते हैं। सिद्धेश्वरी जब रामचंद्र के खाना खाते समय उसे एक और रोटी लेने का अनुरोध करती है तो वह बिगड़ उठता है। जब वो अपने बेटे से रोटी लेने को कहती है तो वो बिगड़ उठता है। वो कहता है कि अधिक खिलाकर बीमार डालने को तबीयत है क्या। वो कहता है कि अधिक खिलाकर मुझे बीमार करोगे क्या। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसे पता होता है कि रोटी कम है। इसी प्रकार जब वह मोहन से और रोटी लेने को कहती है तो धीरे धीरे वह उठता है। जब वो मोहन से रोटी लेने को कहती है तो वो कह उठता है कि अब तो भूख भी नहीं, फिर रोटी तूने ऐसी बनाई है। वो कहता है कि एक तो भूख नहीं है और रोटी भी तूने ऐसी बनाई है कि खाई नहीं जाती। सिद्धेश्वरी जब मुंशी जी से वही बात कहती है, कौन सी बात, कि एक और रोटी लेने की, तब वे घूटे उस्ताद की भांति बोल पड़ते हैं कि पेट काफ़ी भर चुका है और अन्न से तबीयत ऊब जाएगी। कि वो कहते हैं कि अब तो मेरा पेट भर चुका है और ज़्यादा अन्न खाऊंगा तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि खाते समय रोटी ना लेने के लिए तीनों ही कोई ना कोई बहाने करते हैं, कि वो खाते समय रोटी लेने के लिए बहाने ही बनाते हैं कि और रोटी हमें नहीं चाहिए। उस सबके बहाने के पीछे एक ही व्यमार्थ निहित है, कि उन सबके जो बहाने हैं ना उसकी तरफ एक ही अर्थ निकलता है, कि वह यह कि रोटी में तो गिनी चुनी रोटियां हैं, कि रसोई में तो खाली गिनी चुनी रोटियां हैं। फिर इस तरह पूछने का क्या लाभ, कि एक और रोटी ले लो, ये पूछने का क्या ही लाभ है। तीनों में से किसी का भी पेट नहीं भरता, परंतु विवश होकर उन्हें और रोटी लेने से मना करना पड़ता है, कि उनका पेट तो नहीं भरता पर विवश होकर वो मना कर देते हैं रोटी लेने से।
इससे परिवार की तंगहाली का पता चलता है। इससे परिवार की तंगहाली मतलब उनके गरीब होने का पता चलता है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें तथा डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें।